चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम शुरुआत करेंगे लेकिन साइंस के साथ में, और पहली न्यूज़ है हमारी सुपरनोवा से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें सुपरनोवा के बारे में देखना होगा। देखिए, आइए हम एक ऐसी कल्पना करते हैं जिसमें कोई तारे का जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद अपनी लाइफ वो जीने के बाद अब डेथ के करीब है, तारे की मृत्यु होने वाली। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उस समय भी विस्फोट हुआ था, और जब तारे मर रहे हैं उस टाइम में भी विस्फोट होता है। तो सुपरनोवा मतलब तारे की ऐसी अवस्था जिसमें तारे की डेथ होने वाली होती है, तो उस टाइम में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, उसको ही सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो तारे की डेथ हो जाएगी, जैसे हमारा कहा जाता है ना, सूरज हमेशा रोशनी नहीं देते रहेगा, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक कंडीशन, या तो उसकी डेथ होगी, या तो फिर क्या होगा, यदि कोई ऑलरेडी तारा है तो वो वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। और यदि हम वाइट ड्वार्फ की बात करें, जिसको सफ़ेद बौना तारा हम कहते हैं, तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो जाए या फिर उसी के बराबर रहे, तो उसे तो क्या होता है, लाल दानों से वो सफ़ेद बौना तारा बन जाता, और सबसे लास्ट में बनता है ब्लैक ड्वार्फ। तो अब आइए हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ में क्या बात कही गई है। ठीक है, इसमें बात बताई गई है कि कोई तारा अलग अलग तरीके से मर सकता है। सुपरनोवा का जो एक्सप्लोजन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब एक कंडीशन ऐसी समझ लीजिए कि उसका जो द्रव्यमान है बहुत मतलब इनफ नहीं है ताकि वो अवॉइड कर सके कोलैप्सिंग को, मतलब कोलैप्स ज़रूर होगा लेकिन अवॉइड नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात ये है, इतना भी हैवी नहीं है कि लंबे समय तक जी सके। ठीक है, डाई इन सम अदर वे लेटर, इसके बाद वो किसी और तरीके से मर जाएगा। जब वो उसकी डेथ होगी तो वो निर्माण करता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा का। ये स्टडी सामने आई है। तो हमें यहाँ पर दो कंडीशन याद रखना है। ठीक है, उसके द्रव्यमान से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, और फिर इसके बाद यदि उसकी डेथ होती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, उसमें ये बात बताई गई। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, उसमें डीएनए का उल्लेख किया गया है। तो डीएनए के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई नया अंग या फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो ए पोर्शन ऑफ देयर डीएनए इज पास्ड अलोंग टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है, ये पिता है और ये पुत्र हैं, तो माता पिता से अपने पुत्र में अपने माता पिता के गुणों का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, डीएनए एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दैट कंटेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सच एस डीएनए की। तो डीएनए भी ऐसे, या तो वो लेफ्ट हैंडेड है या फिर राइट हैंडेड है, और नॉट ए मिक्सचर। तो स्टडी पब्लिश हुई है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिसिस। इसमें रिसर्चर ने ये शो किया है दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ होमोचिरालिटी विच इज़ ए बायोसिग्नेचर। ये होमोचिरालिटी के बारे में इन्होंने बात कही है, जो कि एक बायोसिग्नेचर है। इसको डिटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स व्हेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा स्टडिंग एक्सोप्लैनेट्स फॉर साइंस ऑफ लाइफ में।
चलिए इसके बाद वाली साइंस की न्यूज़ हम देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर को अलग बताती है। एशिया में पाए जाने वाले एशियन एलिफेंट्स एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच में रिसर्चरों ने ऐसी एक स्टडी की है जिसमें ये बात बताई गई है। देखो, यदि हम मेल एशियन एलिफेंट की बात करें ना, तो अपने जो मेल जैसे ही एलिफेंट हैं उनके साथ में केवल 12% हिस्सा ही वो उनके साथ में बिताते हैं। लेकिन यदि हम बात कर लें अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की, तो जैसे हम लोग लड़के लड़के कैसे टाइम बिताते, ठीक उसी प्रकार से 30 से लेकर के 60% तक टोटल भी इनका जो टाइम है वो मेल वाले ग्रुप में ये लोग बिताते हैं। अब यदि हम बात करें ना तो रीजन की, तो यहाँ पर बताया गया है कि शायद ये जो रीजन है वो ड्यू टू डिफरिंग हैबिटाट, उनका अलग अलग जगह में वो रह रहे हैं, इसी के चलते चलते उनके गुणों में भिन्नता होगी, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, एंड समझ हमें देखना है कि डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रेटजीज दैट दिस इंडेंजर्ड स्पीसीज माइट बी एडॉप्टिंग टू सर्वाइव। अब हो सकता है ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको सरवाइव करना पड़ेगा आगे जा कर के, तो धीरे धीरे वो इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एशियन एलिफेंट्स की। जनरली ये लोग ना मिक्स ग्रुप में नहीं चलते हैं, जिसमें कि मेल और फीमेल्स दोनों हों। तो स्टडी में क्या बात सामने आई है, जो मेल एलिफेंट हैं वो स्मेल का यूज़ करते हैं ताकि फीमेल्स को ट्रैक कर सकें, ठीक है। और जब वो मस्त वाली कंडीशन में रहते हैं और फीमेल एलिफेंट को फाइंड करते हैं, तो कई सारे किलोमीटर तक उनको चलना पड़ता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। ये जो मस्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें जो मेल हाथी रहते हैं उनके जो टेस्टेरोन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं और उस समय मेटिंग के लिए समझ लीजिए आप तैयार रहते हैं वो। तो एक बात तो हमने ये देख ली है एशियन एलिफेंट्स के बारे में। तो जब वे मेट करते हैं तो सबसे पहले मेल्स लोग चेक करते हैं फीमेल्स को, और फीमेल्स भी चेक करती हैं मेल्स एलिफेंट को, ठीक है, दोनों वाइस वर्सा हो जाता है। तो इसकी ये संभावना है कि हो सकता है वो फर्टिलिटी का अनुमान लगा रहे हैं, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आइडेंटिटी कर रहे हैं। और रियली दिस माइट लीड टू ए मैटिंग। समटाइम्स क्या हो जाता है, मेल जस्ट फीड एलोंगसाइड द फीमेल हर्ड फॉर सम टाइम एंड उसके बाद वो लीव कर देता है। अब जो हमने स्टार्ट में ही देखे थे कि एशियन एलिफेंट मेल्स लोगों के साथ में 12% हिस्सा ही 12% टाइम ही बिता रहे हैं, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो 30 से लेकर के 60% टाइम आपस में बिताते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ग्रुप के साइज का भी अलग अलग पता लगता है, ठीक है। एशियन एलिफेंट का ग्रुप हमें छोटा सा दिखेगा, थोड़े टाइम के लिए दिखेगा, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो उनका ग्रुप हमें कैसा दिखेगा, जब वो ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो थोड़ा ग्रुप में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो है रीज़न वो बताया जा रहा है डिफरेंसेस इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि कहाँ पर कितना रिसोर्स अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं यंग एंड ओल्ड एलिफेंट की। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की यदि हम बात करें ना, तो ये लोग, इनके जो यंग मेल हैं वो ओल्ड जो एलिफेंट है उनके साथ में रहना पसंद करते हैं।
पसंद ऐसा करते हैं ताकि सोशल लर्निंग वो गेन कर सकें। इसके अलावा यदि हम बात करें एशियन एलिफेंट्स की, तो यंग मेल्स जो स्पेंड करते हैं एक ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टाइम विथ फीमेल्स, फीमेल्स के साथ में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं देन विथ अदर मेल्स। फॉर ओल्ड मेल्स these two proportion were similar, while males meet at random in the presence of female, the behavior differed in their absence। देखिए, मेटिंग जब हो रही है तो उस समय उनके व्यवहार अलग रहता है, और जब फिर अलग हो जाते हैं तो उनके बाद उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अब जब हम बात कर रहे थे इनके ग्रुप की, इनका जो ग्रुप का साइज कितना रहेगा, तो ये खाने की अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर है कि कहाँ कितना खाना अवेलेबल है और कहाँ कितने लोग उसको जा कर के खा सकते हैं। इसी हिसाब से ये लोग अपने ग्रुप का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में हमें क्या क्या देखना है। फ्रंट पेज से यदि हम देखेंगे ना, तो कल ही हमने न्यूज़ डिस्कस करे थे उत्तराखंड के बारे में कि वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। नए नए बने थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1 साल भी नहीं हुए थे। इसके बाद अब यहाँ पर कल डिसीजन ये आया है, विधायक दलों की जब बैठक हुई थी तो उसमें पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए सीएम बनने वाले हैं, और ये 2 टाइम एमएलए रहे हैं फ्रॉम खातिमा, इलेक्टेड बाय द बीजेपी लेजिस्लेटर। तो बीजेपी के जो लेजिस्लेटर हैं उन्होंने इनको इलेक्ट किया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो राफेल डील से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ देखे थे कि राफेल की खरीद और बिक्री में कुछ धांधली हुई है। धांधली ऐसी हुई है कि जितने राफेल जेट खरीदने थे, इंडिया को बेचने थे, उतने राफेल जेट इंडिया को नहीं भेजे गए हैं। कागज़ में फ्रेंच में कुछ और दिखाया गया है और भेजे कुछ और गए हैं। तो इसमें क्या है, एक मीडिएटर कंपनी थी, ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, ये फ्रांस की गवर्नमेंट है, और बीच में है एक मीडिएटर वाली कंपनी जिसके माध्यम से ये डील होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो है भ्रष्टाचारी हुई है, तो अब इसकी जांच जो है फ्रेंच के जज करेंगे राफेल डील की। थोड़ी सी जानकारी हम राफेल जेट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसकी टॉप स्पीड बताई गई 2223 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम वेट 24,500 किलो, और रेंज है इसकी 3,700 किलोमीटर तक की। और यदि लेंथ हम देखें तो 10.3 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। लोड को ले जा सकता है ये 9,500 किलो तक। हाइट इसकी 5.3 मीटर बताई गई है, ठीक है। और जो जेट है 3 सिंगल सीट हैं और 2 हैं ट्विन सीट। विल बी स्टेशन एट अम्बाला एयरबेस, मतलब जब शुरू में आया था तो उसके बारे में बात बताई गई कि पहली खेप जब आई थी तो राफेल इज़ ए ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कुछ कैपेसिटी यहाँ पर बताई गई, जैसे ग्राउंड सपोर्ट, एरियल रिकन्सेंसनेस, डेप्थ स्ट्राइक, इंटरसेप्शन, न्यूक्लियर डिटेरेंस। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। राफेल बनाती है फ्रेंच, राफेल को बनाती है डसाल्ट एविएशन, ठीक है। इसको डिज़ाइन और बिल्ड करने का काम, दोनों ही काम करती है। अब 2016 में एक सौदा होता है फ्रांस की सरकार और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में। फिर 59,000 करोड़ की डील होती है, जिसमें इंडिया कहता है कि हम 36 राफेल जेट खरीदेंगे। और फिर इसी में अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है, कि इसमें घोटाला हुआ है, कितने से कितने रुपया जो मीडिएटर कंपनी है उसको दिए गए हैं। तो उसी की जांच होने वाली है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है न्यू आईटी रूल से रिलेटेड। तो ट्विटर का कहना है इसमें जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उनका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं।
इसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि उनको अपनी समस्या से उनको खुद अपने को ही निपटना है। जैसे कि कोई व्यक्ति ट्विटर से रिलेटेड शिकायत करता है ट्विटर के पास में, तो उस शिकायत को सॉल्व करने का काम ट्विटर का अधिकारी ही करेगा। उसके लिए उसको एक ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा, खुद से खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके साथ साथ में सरकार के पास जानकारी भी होना चाहिए। आप महीने के महीने भेजते रहो कितनी शिकायत आई, कितना आपने निराकरण किए, क्या क्या उनका सॉल्यूशन निकाले। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखे थे ना, गूगल के पास एक महीने में कितनी सारी शिकायतें आई थी, और ज़्यादातर जो शिकायतें थीं वो कॉपीराइट से रिलेटेड थी। तो उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से गूगल ने निकाला है, इस सारी बातें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, इसका ज़्यादा विरोध इसीलिए हो रहा था कि इसमें फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज बताना पड़ेगा। यही मामला व्हाट्सएप के साथ हुआ था। यदि व्हाट्सएप फर्स्ट ओरिजिनेटर को बता देता है तो उसको जो आपकी जो चैटिंग होती है कोड के रूप में, उसको पूरा उसको इनकोडेड है तो उस कोड को तोड़ना पड़ेगा उसको। तो इससे लोगों की जो प्राइवेसी है ना वो नहीं रहेगी। इसी के चलते चलते काफ़ी इसका विरोध हो रहा था। इसके बाद वाली न्यूज़ फॉरेन वाले यदि हम पेज से देखें तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई है। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की यदि हम मैप में लोकेशन देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नीचे पड़ता है मैक्सिको। यहीं से सटी हुई है मैक्सिको की खाड़ी। तो इसमें न्यूज़ आई है पाइपलाइन के रप्चर होने से आग लग गई है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, ऑयल वगैरह लीकेज होने के कारण अब जो भी आग वाग लगी थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है, ऐसा ऑयल फर्म का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मलेरिया से रिलेटेड। तो WHO ने मलेरिया से फ्री कर दिया है चाइना को। चाइना गोस मलेरिया फ्री विद द मल्टी प्रोलॉन्ग्ड हेल्थ स्ट्रेटजी। इसकी हेल्थ स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया रही जिसके चलते चलते चाइना मलेरिया फ्री घोषित हो चुका है WHO के द्वारा। अब हम देख लेते हैं मलेरिया बीमारी के बारे में WHO क्या कहता है। तो मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है जो कि होता है पैरासाइट्स मतलब परजीवी के द्वारा, दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके काटने से बोलते हैं मलेरिया होता है। इस बीमारी की यदि हम प्रकृति देखें ना तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके अलावा क्योर भी किया जा सकता है। हमें 5 प्रकार के परजीवी की स्पीसीज देखने को मिलती है दैट काज मलेरिया इन ह्यूमंस, एंड 2 ऑफ दिस स्पीसीज वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे ज़्यादा खतरा इन परजीवियों के माध्यम से ही रहता है। यदि हम 2019 का आंकड़ा देखें ना तो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन वाज रिस्क ऑफ मलेरिया। 2019 में पूरे विश्व की आधी जनता मलेरिया के रिस्क में थी। सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए सब सहारन अफ्रीकन में और डेथ भी वहीं पर हुई। फिर भी WHO देखो रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक एंड द अमेरिकाज आल्सो रिपोर्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द केसेस एंड डेथ। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल सब सहारन अफ्रीका में ही बस डेथ हुई है, इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्टर्न मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक, बहुत सारे एरिया जहाँ पर भी हमको इस प्रकार से लक्षण सामने आए और लोगों की डेथ भी हुई है इससे। तो यदि हम बात कर लें 2019 की तो मलेरिया के केसेस 229 मिलियन हमको देखने को आए थे और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द मलेरिया डेथ पहुंच गई थी कितनी, इनकी संख्या पहुंच गई थी 4,09,000। देखो अफ्रीकन जो रीजन है ना वो कैरीज है डिसप्रोपोर्शनलिटी हाई शेयर ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन।
सबसे ज़्यादा मलेरिया का बर्डन हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है अफ्रीका वाले रीजन में। यदि हम 2019 की बात करें तो ये जो रीजन है वो घर था 94% ऑफ मलेरिया केसेस एंड डेथ्स का। और यदि हम बात कर लें कि मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन है जो कि सबसे ज़्यादा मलेरिया से प्रभावित हो रहा है, तो अंडर 5 इयर्स एज वाले जो बच्चे हैं ना वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। 2019 की बात कर रहे हैं और इनकी संख्या हमें 2/3 ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स, विश्व में जितनी भी मौतें हो रही हैं उसका 2/3 हिस्सा तो इन्हीं लोगों का था। यदि हम बात कर लें इसके सिम्टम्स की तो मलेरिया इज़ एन एक्यूट फेब्रिल इलनेस, काफ़ी तेज बुखार आपको आता है। अब यदि हम बात कर लें नॉन इम्यून इंडिविजुअल की तो सिम्टम हमें नॉर्मली 10 से 15 दिन के बाद में दिख जाते हैं यदि कोई मॉस्किटो अपन को काटता है तो। पहला सिम्टम है फीवर का, हेडेक एंड चिल्स मे बी माइल्ड एंड डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। अब ऐसे लक्षण हैं कि काफ़ी मुश्किल जाती पता लगाने कि मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि आप फिर ट्रीटमेंट नहीं करोगे 24 घंटा के अंदर में तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया कैन प्रोग्रेस टू सीवियर इलनेस, और भी ज़्यादा बुखार आपको आना चालू हो जाएगा। और केवल बुखार अकेली बात नहीं है, डेथ तक में लेके जाता है आपको। अब देख लेते हैं हम न्यूज़ को। तो देखो, WHO की टीम चाइना गई थी। चाइना जाने के बाद तहकीकात हुई, इसके बाद ही उसको मलेरिया से फ्री किया गया है। अब यहाँ पर फिर वही 2019 के कुछ डाटा दिखाए जाते हैं।